स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम मेडिटॉक में बात हो रही है हृदय रोगों और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विजय पाठक। डॉक्टर, मैं आपसे यहाँ जानना चाहती हूँ कि हृदय रोगों में हृदय गति का रुकना सबसे आम ये डिसीज होती है, तो इसका कारण क्या होता है, क्या इसके लक्षण? हृदय गति का रुकना हमारी भाषा में हम लोग इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सडन कार्डियक डेथ का एक कंपोनेंट है जिसमें अचानक से अच्छा खासा चलता फिरता इंसान जिसको दिल की बीमारी है या नहीं है, अचानक वो बेहोश होकर गिर जाता है। नब्ज देखते हैं, नब्ज नहीं आ रही है, हार्ट साउंड सुनते हैं, हार्ट साउंड नहीं आ रही, ईसीजी करिए, कुछ भी नहीं आ रहा है, इसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है क्योंकि मृत्यु के जस्ट पहले की स्थिति है, परंतु ये कई कारणों की वजह से हो सकता है। एक तो मैं आपसे जो बोल रहा था कि गति की जो अनियमितताएं हैं उसकी वजह से, बहुत हार्ट रेट फास्ट चल जाने के कारण भी हो सकता है। हार्ट में आर्टरी में अचानक रुक जाने की वजह से दौरा पड़ जाए, उसकी वजह से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कारण बहुत सारे होते हैं, परंतु उसका मैनिफेस्टेशन यही है कि ये हो सकता है कि इनोसेंट बायस्टैंडर यानी कि कॉमन पब्लिक भी उसमें कुछ सहायता कर पाए। उसमें यदि कोई बेहोश हो जाता है, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं ये बात बिकॉज पब्लिक को ये आइडिया रहना चाहिए। इंडिया में एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन अब बढ़ती जा रही है, तो हम डॉक्टर्स का भी ये ड्यूटी है कि ये बताएं कि एक कॉमन आदमी ऐसे आदमी के लिए क्या कर सकता है। कार्डियक अरेस्ट हुए आदमी का पहला लक्षण यह है कि वो बेहोश होगा। सबसे पहली चीज हमको देखनी चाहिए कि उसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है। यदि सांस चल रही है और नब्ज नहीं आ रही है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली उसको कार्डियक अरेस्ट है। ऐसे आदमी को लेटा हुआ तो है ही जमीन पे, उसको दिल को पंपिंग करना सबसे पहली चीज है। सेकंड थिंग इज माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देना। पंपिंग में अपने एक हथेली को पेशेंट के चेस्ट पे रख के, दूसरी हथेली उस पे रख के रैपिडली जितना भी फास्ट हो सके 1 मिनट में 70 बार, 80 बार, 90 बार, जितनी बार पंप कर सकते हैं। और यदि एक ही रिससिटेट करने वाला है तो दोनों काम उसी को करने पड़ेंगे। सांस देना भी माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, जो कि हर चौथे के बाद उसको करनी चाहिए, हर 8वें के बाद, जितनी भी जल्दी वो कर पाए बीच बीच में। और यदि 2 हैं तो उनमें से हर तीसरे या चौथे के बाद एक पंपिंग के साथ एक ब्रीदिंग जरूर देता रहे, क्योंकि सिर्फ पंपिंग करने से फायदा नहीं है। पंपिंग से दिल का जो खून है वो दिमाग को तो पहुंच रहा है, परंतु उसमें ऑक्सीजन नहीं है, अनलेस हम लोग पेशेंट को ऑक्सीजन भी पहुंचाए। और ऑब्वियसली इतनी देर में हमको एम्बुलेंस कॉल कर लेना चाहिए। आजकल शहर में 108 एम्बुलेंस की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मेडिकल और दूसरे इंस्टीट्यूट्स में भी मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है। जितना भी जल्दी हो पेशेंट को इमरजेंसी में पहुंचाना चाहिए। उसका दूसरा इलाज ये है कि डिफिब्रिलेटर से ऐसे लोगों की जो बहुत तेज हार्ट रेट है उसको झटका देके एकदम स्टैंड स्टिल करके आशा की जाती है कि दोबारा से उसकी अपनी हार्ट रेट शुरू हो जाएगी, जिसको एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। अमेरिका या विकसित देशों में या सड़कों के किनारे भी मौजूद होता है, एयरपोर्ट्स पे मौजूद होता है कि मान लीजिए कोई बेहोश होकर गिर जाए तो उसको उसी टाइम इलेक्ट्रिक शॉक देके रिवाइव किया जा सके और इमीडिएटली एम्बुलेंस का इंतजाम किया जा सके। जी डॉक्टर, यहाँ एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, शायद ये भ्रांति है या सही है, ये आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा बोला जाता है कि हार्ट अटैक की 2 या 3 स्टेजेस होती है, माइनर अटैक और मेजर अटैक, तो ये क्या है? कॉमन मैन की भाषा में माइनर अटैक का मतलब दर्द होकर रह जाना है। हम लोगों के अनुसार माइनर और मेजर अटैक को इतना आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज कोई भी अटैक मेजर बन सकता है। माइनर अटैक मेरे को लगता है ऐसा माना जाता है कि जिसको कि हम नॉन क्यूएमआईज बोलते हैं, जिसमें दिल को नुकसान पार्शियल होता है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, और पेशेंट को दर्द वही होता है, वही डिस्कम्फर्ट होती है, परंतु इसमें हार्ट मसल को नुकसान कम होता है। इसमें दिक्कत यह रहती है कि बहुत सारे लोगों में 28% 30% तक के लोगों में ये कंप्लीट हो जाता है, जिसका मतलब बड़ा अटैक हो जाता है उनको। तो इस तरह की स्टेजेस कुछ नहीं है। एंजाइना उस स्थिति को बोलते हैं जबकि खून दिल को कम पहुंच रहा हो और उसकी वजह से दर्द हो रहा हो। एमआई उसको बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन उसको बोलते हैं कि जहां दौरा पड़ गया हो और दिल की मांसपेशी को नुकसान पहुंचाओ। ये दोनों का डिफरेंस है। जी डॉक्टर, अब आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी कि कैसे ये बीमारी को डायग्नोस किया जाता है और कैसे इस बीमारी के बारे में ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखिए, पहली चीज तो लक्षण ही है। जो इंटेलिजेंट या शार्प पेशेंट्स होते हैं उनको अपने आप ही पता चल जाता है कि उनकी जो एक्टिविटी लेवल है वो चेंज हो गई है। पहले वो 2 मंजिल सीढ़ी चढ़ पाते थे या 1 किलोमीटर दौड़ पाते थे, 5 किलोमीटर वॉक कर पाते थे, अब अचानक पिछले कुछ दिनों से उनको चलने में तकलीफ होने लगी है। जरूरी नहीं है कि दर्द ही हो,
एंजाना की जो डायग्नोसिस है वो इस तरह होती है कि सीना या उसके आसपास के प्रदेश में भारीपन, खिंचाव या डिस्कम्फर्ट जिसको बोलते हैं वो हो, परंतु इसके साथ हाथों में डिस्कम्फर्ट भी हो सकती है, गर्दन में घुटन, नीचे के जॉ में पेन, बैक एक, ये सभी सिम्टम्स दिल की बीमारी के हैं, स्पेशली जो चलने फिरने पे आए। बहुत लोगों को चलने फिरने में कभी तकलीफ नहीं होती है, पर दौरे पड़ जाते हैं, तुरंत सीधे ही दौरे पड़ जाते हैं, उन लोगों में यही लक्षण बैठे बैठे भी आएंगे। तो यदि आपके सामने कोई इस तरह का व्यक्ति हो जो कि स्पेशली मेल हो, यंग हो चाहे ओल्ड हो, क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पॉपुलेशन 40 साल से कम उम्र वाले दिल की बीमारियों वाले हैं। वी हैव डन मेनी स्टडीज जहां हम जानते हैं कि हिंदुस्तानियों को अर्ली हार्ट डिजीज होती है, ज्यादा एग्रेसिव हार्ट डिजीज होती है और मोर एक्सटेंसिव हार्ट डिजीज होती है। तो इसलिए इस एज के पर्सन में किसी में ये कंप्लेंट हो तो हमारे को एंजाना का सस्पेशन करना चाहिए और उसे तुरंत डॉक्टरी सलाह मांगना चाहिए। हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट इसमें ईसीजी मानते हैं। ईसीजी के अलावा चेस्ट एक्सरे बहुत लोगों का किया जाता है, ब्लड के कोलेस्ट्रॉल की, शुगर की जांच की जाती है, बिकॉज शुगर की प्रेजेंस में दिल की बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर, पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, स्पेशली यदि कोई मेल मेंबर घर का 45 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मतलब जैसे माता पिता या भाई बहन, उसकी 45 साल की उम्र में मेल में या 55 साल की उम्र से पहले लेडी में किसी में दिल की बीमारी उसके रिलेटिव में हुई हो, तो ऐसे पेशेंट को दिल की बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसकी डायग्नोसिस के लिए यदि ईसीजी ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक आ रहा है, पेशेंट की कंप्लेंट ही है सिर्फ, तो उसमें बहुत सारे लोगों में हम ट्रेडमिल करते हैं, जिसमें जो एक्सरसाइज करने वाली ट्रेडमिल होती है उस पर चलते हुए ईसीजी किया जाता है, जो कि वेरियस स्टेजेस में किया जाता है। स्टेजेस को धीरे धीरे बढ़ाया जाता है जिससे दिल को लोड ज्यादा हो, और उसी के साथ ईसीजी करने पे हमारे को कुछ चेंजेस ऐसे आते हैं ईसीजी में जिसमें ये पता लग जाता है कि ये हार्ट की डिजीज की वजह से हो सकता है, परंतु वो एक पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका टीएमटी नॉर्मल होता है, ट्रेडमिल नॉर्मल होता है, परंतु उनके सीवियर हार्ट डिजीज होती है। तो लक्षणों को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके साथ जो रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड हैं जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, मेल होना, ये सब रिस्क फैक्टर, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। तो हम सब कुछ को फैक्टर इन करके देखते हैं कि इसको दिल की बीमारी होने की पॉसिबिलिटी है क्या। यदि सस्पिशन ज्यादा होता है या पेशेंट को हाई रिस्क लगता है हमको, तो हम उसकी एंजियोग्राफी करके देखते हैं। एंजियोग्राफी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसमें हाथ या पैर की जो आर्टरी होती है उसके थ्रू दिल की आर्टरी तक पहुंचकर उसमें हम मेडिसिन इंजेक्ट करके एक्सरेज के अंडर में उसकी फोटोज लेते हैं, जिसको सिने एंजियोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। उससे हमारे को ये पता चल जाता है कि कहाँ कितना ब्लॉक है। ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है एंजियोग्राफी जो दिल की बीमारियों के लिए, और यदि इसमें कोई क्रिटिकल ब्लॉक होता है तो उसका फर्दर इलाज के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसके अलावा दवाइयां दी जाती हैं। जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि अगर फैमिली में किसी को हृदय से जुड़ी हुई बीमारियां हैं तो ये अनुवांशिक हो सकती हैं, तो क्या बच्चों में भी इस तरह की बीमारियां होना संभव है? काफी कॉमन है मैडम। उसका कारण यह है कि माँ के पेट से ही बच्चा बीमारी लेके पैदा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि डॉक्टर्स को माँ के पेट में ही मालूम पड़ जाए कि इसको बीमारी है, खतरनाक बीमारी है, जिसका वेस्ट में तो कुछ एक एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि माँ के पेट में ही उस बच्चे का इलाज भी कर दिया गया बच्चे के पैदा होने से पहले ही, और बच्चे के पैदा होते ही 1-2 दिन में तो सर्जरी बहुत कॉमनली होती है। ये बीमारियां इसलिए होती हैं कि दिल का जो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट्स रह जाते हैं, या उनका जो डेवलपमेंट होता है थोड़ा एबनॉर्मल हो जाता है, तो 2 नलियां आपस में जुड़ी रह जाती हैं, गलत जुड़ जाती हैं। हम ये मान सकते हैं कि भगवान से भी कहीं ना कहीं गलती होगी, उस तरह से हो जाता है, तो उसका इलाज भी संभव है। और पैदा हुए बच्चे से लेके 90 साल के आदमी तक दिल की आनुवंशिक बीमारियां, जो पैदाइशी बीमारियां, हो सकती हैं। डॉक्टर, यहाँ आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि हार्ट रिलेटेड डिसीज जब होती हैं तो आप पेशेंट को ईसीजी कराने की सलाह देते हैं, तो ईसीजी टेस्ट क्या होता है? ईसीजी टेस्ट एक टेस्ट है जिसमें दिल की जो इलेक्ट्रिकल सम टोटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट है, उसका चारों हाथ पैरों और दिल के आसपास के प्रदेश से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पिक करके सम टोटल देखा जाता है। उससे दिल के डिफरेंट इलाकों में पड़ने वाले इस्कीमिया के असर का आइडिया हो सकता है, जिसको हम इस्कीमिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। तो उसमें 12 लीड्स होती हैं। 12 लीड्स का हर एक लीड की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर लीड दिल के डिफरेंट इलाके के बारे में, बीमारी के बारे में बताती है, परंतु दिल में ईसीजी का नॉर्मल आ जाना यह मतलब नहीं है कि दिल की बीमारी नहीं है, क्योंकि ईसीजी कैन बी वेरी इनसेंसिटिव। सीवियर बीमारी के प्रेजेंस में भी ईसीजी नॉर्मल आ सकता है, इसीलिए इतने बड़े बड़े टेस्ट आगे की जांचों के लिए बनाए गए हैं।
डॉक्टर, हार्ट से जुड़ी बीमारियों के इलाज की जब बात आती है तो बाईपास सर्जरी का नाम सबसे पहले आता है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दिल में 3 नसें होती हैं जिनको आर्टरीज बोलते हैं। मैं आर्टरीज ही बोलूंगा बिकॉज मेरे लिए थोड़ा सा आसान है वो बोलना। दिल की मांसपेशी को न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए 3 आर्टरीज होती हैं और उनकी फिर डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। इनमें अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए या किसी भी कारण से ब्लॉक्स क्रिएट हो जाए, जो कि 100% ब्लॉक भी हो सकता है, जो कि 50%, 60% भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपने किस स्टेज पे पेशेंट को देखा है। तो जो बाईपास सर्जरी है वो उन ब्लॉक्स को बाईपास करने के लिए बनाई गई है कि दिल की जो मेजर आर्टरी है उसमें से जो खून आ रहा है वो ब्लॉक के कारण आगे की मांसपेशी पे नहीं पहुंच पा रहा, उसको पहुंचाने के लिए जो दिल की मेजर आर्टरी जिसको एओर्टा बोलते हैं, वहां से एक नस लगाई जाती है जो कि ब्लॉक के डिस्टल, ब्लॉक से बियॉन्ड लगाते हैं, ब्लॉक से आगे लगाते हैं। तो जो रुका हुआ पहले वाला खून है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, ब्लड डायरेक्टली ही उस एरिया को सप्लाई हो जाता है, आगे सप्लाई हो जाता है। उससे ही हमारे को आगे की सप्लाई, पेशेंट के सिम्टम्स हो जाना, ठीक हो जाना, अटैक्स नहीं होना एंड पेशेंट को सुविधा हो जाना, ये सब हो। और डॉक्टर, यहाँ पे आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि बाईपास सर्जरी के बाद या ऑपरेशन के बाद क्या हार्ट रिलेटेड डिसीज की संभावना कम हो जाती है? देखिए, 2 मोडालिटीज हैं ट्रीटमेंट की, हमने दूसरा डिस्कस नहीं किया जो कि हमारा फील्ड भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज बहुत सारी बाईपास सर्जरीज इसके कारण बच भी सकती हैं, जिसको हम एंजियोप्लास्टीज बोलते हैं। दिल की नसों में जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें वायर भेज के, उस पे बलून भेज के, उसमें एक स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टैंड बोलते हैं, वो लगा दिया जाता है। तो वो इंस्टेड ऑफ बाईपासिंग वो डायरेक्टली फ्लो उसके थ्रू हो जाता है, उसमें फिर अलग से ट्यूब नहीं होती है। फायदा यह है कि उसमें सीना खोलना नहीं पड़ता। बाईपास इज अ वेरी बिग सर्जरी और उसी केस में की जानी चाहिए जहां वाकई बाईपास की जरूरत है, जहां जो प्लास्टिक से काम नहीं चलता, या हमारे बहुत सारे तरह के स्कोर्स होते हैं जिससे ये हमारे को पहले पता लग जाता है कि अगर हमने स्टेंट्स करे हैं तो उनके वापस बंद होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी, तो इस पेशेंट को बाईपास चाहिए। कई ऐसे होते हैं जिनमें कई आर्टरीज में ब्लॉक होते हैं, लेकिन वो इतने छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं कि उनको अगर एंजियोप्लास्टी भी कर दिया जाए, स्टैंड भी कर दिया जाए, तो वो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले हैं। परंतु आपका प्रश्न ठीक है कि बहुत सारे पेशेंट्स को बाईपास के बाद भी दोबारा डिजीज हो सकती है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल पहले ब्लॉक हुआ है, जमा करके ब्लॉक किया है जिसने आर्टरीज को, वही नई नसों में भी हो सकता है, क्योंकि नसें निकाली तो उसी शरीर में से जाती हैं। कुछ पैर की नसें निकाली जाती हैं जिसको वेनस ग्राफ्ट बोलते हैं, कुछ सीने को सप्लाई करने वाली लेफ्ट इंटरनल मेमोरी, राइट मेमोरी से निकाली जाती हैं, कुछ बाएं हाथ की नस से निकाली जाती हैं, और कुछ पेट की नस से, आजकल बहुत कम हो गया लेकिन गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी से भी निकाल के किया जाता है। तो उन आर्टरीज में दोबारा से ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण, या पेशेंट कंटिन्यूज टू स्मोक, या फिर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कई कारणों से दोबारा से ब्लॉक्स हो सकते हैं। वही ब्लॉक्स स्टेंट्स की वजह से भी हो सकते हैं। इसीलिए हम ये मानते हैं कि जहां स्टेंट्स की जरूरत है वहां स्टेंट्स किया जाना चाहिए, जहां बाईपास की जरूरत है वहां बाईपास किया जाना चाहिए। जी डॉक्टर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी कि हृदय रोग से संबंधित जब कोई पेशेंट होता है तो उसे अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए, खान पान का क्या खास ख्याल रखना चाहिए? मैं इसको सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं तो हमारे को अपने पूर्वजों के खान पान पे जाना चाहिए, जब वो बहुत मेहनत किया करते थे और खान पान उनका हालांकि रिच हुआ करता था, परंतु जंक फूड नहीं होता था, उसमें शुद्ध घी होता था, जब भी खाने में होता तो ज्यादातर शुद्ध घी होता था, पर उसके अलावा जितना भी वो घी खाते थे, दे यूज्ड टू कंज्यूम इट, दे यूज्ड टू एक्सरसाइज एंड उसको बर्न कर लिया करते थे। इसके अतिरिक्त यदि हम अपने रूटीन में देखें तो जिनको दिल की बीमारी है वो भी, और जिनको दिल की बीमारी नहीं है उन्हें भी अभी से प्रिकॉशन करना चाहिए, जिसको हम प्रीमोडियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, ताकि दिल की बीमारी हो ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमारी पता चलने के बाद उसका इलाज करना दुखदायी है, बीमारी होने ही नहीं देना इज बेस्ट। तो उसके लिए हमारा भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फैट्स कम लें, एक्सरसाइज खूब करें, अपने विचारों में सात्विक रहें, जिससे सिंपल लाइफस्टाइल होना चाहिए आदमी का, जिससे कि बहुत एरिस्टोक्रेटिक लाइफस्टाइल के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्ट्रेस होता है या स्मोकिंग की हैबिट हो जाती है, जो काउच पे बैठ के, जिनको कहते हैं काउच पोटैटोस बोलते हैं, उन लोगों को डायबिटीज ज्यादा होती है, बीपी ज्यादा होते हैं। जब भी ये कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ डिजीज ज्यादा होगा, जितने लोगों में जितना रिस्क फैक्टर्स ज्यादा होंगे, उनके दिल की बीमारी होने के चांसेस नहीं होंगे। तो यदि हम अपने को इन वाइसेस से बचा सकते हैं, स्पेशली हमारे बच्चों को, क्योंकि हमारे बच्चे अभी से ही बहुत ज्यादा पढ़ाई से इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर टेलीविजन बहुत वॉच करना है उनको, एक्सरसाइज की लैकिंग है, पेरेंट्स भी कभी ध्यान नहीं देते, पेरेंट्स भी बिजी हैं, उनको टाइम नहीं है कि बच्चों को एक्सरसाइज के लिए भेजें। खाने में जंक फूड है, बर्गर्स हैं, पिज्जाज हैं, हर जगह अवेलेबल हैं, और ग्रुप आइडेंटिटी के चक्कर में बच्चों को वही पसंद है। तो हमारा जो सादा भोजन है, जो
सिंपल भोजन था वो गायब हो चुका है, वो गायब हो चुका है। और अमेरिकन फूड ने हमारी, जबकि वो लोग हमारी जगह आते आ रहे हैं, वो लोग योग पे भी जा रहे हैं, वो लोग अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते जा रहे हैं, खाना भोजन का क्वालिटी बदलते जा रहे हैं, सिगरेट तंबाकू का ट्रेंड कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग अभी वही हैं। तो आई थिंक हमारी सोसाइटी के लिए प्रोडक्टिव होने के लिए सबसे जरूरी यही है कि हम अपना पुराना सादगी भरा लाइफस्टाइल अपनाएं, और पूरे कंट्री के लिए यही फायदेमंद है। जी डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे दर्शकों को इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। तो दर्शकों, अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए रोग से जुड़ी समस्याओं और उससे जुड़े समाधानों के साथ। आज के लिए बस इतना है कि अपने लाइफस्टाइल को सिंपल रखिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एंड एक्सरसाइज अ लॉट। जी, तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य और सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम मेडिटॉक में। मैं हूं आप सभी के साथ नीलम। दर्शकों, हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा यानी कि दिल, लेकिन जाने अनजाने में हमारे दिल को कई बीमारियां जकड़ लेती हैं। हमारा दिल जब तक धड़कता है तभी तक हमारा जीवन सुरक्षित है। तो आइए आज हम हमारे प्रोग्राम में चर्चा करेंगे हार्ट से जुड़ी सारी बीमारियों और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। और इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर विजय पाठक। डॉक्टर, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, डॉक्टर विजय पाठक कार्डियोलॉजिस्ट हैं और एसएमएस हॉस्पिटल में एज ए एसोसिएट प्रोफेसर काफी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर विजय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? हमारे दिल में जितने भी ऑर्गन्स हैं, दिल एक ऑर्गन इटसेल्फ नहीं है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन हैं जिससे दिल बनता है। जैसे वाल्व्स हैं, दिल की मांसपेशी है, दिल में ब्लड होता है, दिल में जो नर्व कंडक्शन सिस्टम होता है जिससे पंपिंग प्रॉपर्ली चलती रहे, सारे कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट की अलग बीमारी होती है। परंतु यदि हम कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सबसे कॉमन ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जो कि आज एस्टिमेट ही किया जाता है कि हिंदुस्तान में 2020 आने तक ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन का ब्लड प्रेशर होगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरी कॉमनेस्ट बीमारी जो हम रूटीनली देखते हैं वो है दिल के दौरे पड़ना, जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ये दिल की जो आर्टरीज, जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती हैं, उनमें ब्लॉकेज के कारण आते हैं। तीसरा है एरिथमियाज। एरिथमियाज का मतलब यह है कि हमारा जो दिल है वो 1 मिनट में 70 से 100 बार धड़कने के लिए बनाया गया है। नॉर्मली हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो इस दिल की धड़कन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है ताकि दिमाग और दूसरे ऑर्गन्स को ब्लड पहुंचता रहे। यदि इस गति में अनियमितता आ जाए, या तो इसकी रफ्तार बहुत हो जाए या फिर इसकी जो धड़कने की जो गति है उसमें अनियमितता हो जाए, बहुत रुक रुक के आए या बहुत लंबे लंबे गैप्स आए, दे आर एरिथमियाज। चौथा है कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, जो पैदा हुए बच्चे या माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसमें, या फिर पैदा होने के बाद भी बहुत साल तक उस बच्चे को बीमारी, जो दिल में छेद से रिलेटेड बीमारी है या जो दो धमनियां आपस में एबनॉर्मली जुड़ जाती हैं उनसे रिलेटेड है। पांचवा कैटेगरी है वाल्वुलर हार्ट डिजीज। दिल में 4 वॉल्व होते हैं जो कि रक्त को ठीक डायरेक्शन में बहने के लिए या पंप किए जाने के लिए प्रेरित करते हैं, गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देते। इन वॉल्व में कोई खराबी हो जाती है तो उसकी वजह से अपनी इटसेल्फ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट है पेरिकार्डियम, जो दिल के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो दिल को एक साथ फैलने से रोकती है। उसकी जो बीमारियां होती हैं वो पेरिकार्डियल डिजीज कहलाती हैं। ये सभी दिल की बीमारियों में इंक्लूडेड है। जी डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि ये सभी हृदय से जुड़ी बीमारियां होती हैं, इसमें आपने बात की हृदय गति की अनियमितता के बारे में, तो ये क्या होती है और इसके क्या क्या कारण होते हैं? अनियमितता
नॉर्मल भी हो सकती है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं। जैसे यदि हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सरसाइज करते हैं, तो कई बार हार्ट रेट 180 तक जा सकती है। जो बहुत उच्च स्तर के खिलाड़ी होते हैं, वेरी हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स होते हैं, उनकी हार्ट रेट 40 तक भी जा सकती है, 36 तक भी जाती है, वो भी नॉर्मल मानी जाती है। और कई बार बहुत उच्च स्तर के जो योगी होते हैं, वो अपनी हार्ट रेट को घटा के 28-30 तक कर सकते हैं, वो भी नॉर्मल मानी जाएगी। सो ये फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज हैं। इसके अलावा पैथोलॉजिकल वो है जहां हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है, हार्ट का काम होता है दिल में पंपिंग करना, और इस मांसपेशी को जो पंप करने के लिए या सिकुड़ने के लिए जो प्रेरणा मिलती है, वो नर्व के थ्रू मिलती है। नर्व में जो पावर हाउस है उसे एसओ नोड बोलते हैं, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसको एवी नोड बोलते हैं। उससे हमारे प्रकृति ने तार जोड़ रखे हैं मांसपेशियों से, तो जब पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और नीचे चलती है, तो उस समय दिल की पंपिंग नॉर्मली होती रहती है। इसमें अगर कहीं ब्लॉक्स हो जाते हैं, इन जो जुड़े हुए तारों में कहीं ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो उनको कंडक्शन डिसऑर्डर्स बोलते हैं। उनकी वजह से कई बार मरीज का बार बार बेहोश होना या सांस फूलना, थकान बहुत ज्यादा होना, ये तीनों चीजें हो सकती हैं। इनको हम हार्ट ब्लॉक्स बोलते हैं, और इनका ट्रीटमेंट पेसमेकर से किया जा सकता है, जिसमें हम दिल के एक कमरे तक एक वायर पहुंचाकर या 2 वायर या 3 वायर पहुंचाकर उसको स्पंदन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बाहर एक मशीन, स्किन के नीचे एक मशीन लगाते हैं जिसको पेसमेकर बोलते हैं। जनरेटर होता है, बैटरी होती है, और वो जिस भी रफ्तार पे पेशेंट को चाहिए उस रफ्तार पे दिल को धड़कने में सहयोग करता है। दूसरी तरफ होता है, ये कहते हैं ब्रेडियर्थमियास। दूसरी तरफ होता है टेकियर्थमियास, जिसमें बहुत तेज दिल की गति हो जाती है। इनमें से कुछ बहुत खतरनाक होती है, जिनसे अचानक जान जा सकती है, जिसकी वजह से सडन डेथ हो सकती है। और दूसरी ऐसी होती हैं जो कि 180, 250, 260 तक रफ्तार पहुंच सकती है, जिसमें उतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन पेशेंट को व्यथित कर देने के लिए काफी है। तो इनको हम टेकियर्थमियास बोलते हैं। यहाँ मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी कि हृदय से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनके मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं? अलग अलग बीमारियों के अलग अलग कारण है। जैसे कि ब्लड प्रेशर को अगर हम ले लेते हैं, जो कि सबसे कॉमन डिसऑर्डर है, ब्लड प्रेशर का 90 से 95% लोगों में कोई कारण पता नहीं होता, हम नहीं जानते, जिसलिए उसी के कारण इसको प्राइमरी या इडियोपैथिक कहा जाता है। 10% लोगों में कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और उसका इलाज संभव है। जैसे कि जो किडनी की आर्टरी होती है, जिसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, उसमें ब्लॉक्स हो जाए, जिससे किडनी को खून कम पहुंचेगा, तो किडनी पानी और सोडियम ज्यादा कंजर्व करती है और ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। इन आर्टरीज को अगर ब्लॉक्स होते हैं, उनको खोल देने से ब्लड प्रेशर का परमानेंट क्योर हो सकता है, या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन कम हो सकता है। दैट इज वन। दूसरा कारण जो कॉमन है, वो प्रेगनेंसी के दौरान यंग लेडीज कभी ब्लड प्रेशर नहीं रहा, प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। ये फीटस के कारण होता है, जो कि माँ के पेट में जो गर्भ है उसके कारण होता है, और गर्भ पूरा होने पे, डिलीवरी होने के बाद ये अपने आप ठीक हो जाता है। तीसरा कारण एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि थायराइड डिसीज है। थायराइड हमारे गले पे एक ग्रंथि होती है जो कि शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। उसके कम एक्शन होने से भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा एक्शन होने पे अलग तरह का ब्लड प्रेशर हो सकता है। चौथे कारण दूसरे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एड्रेनल कॉर्टिकॉइड्स का हाइपरसीक्रेशन है। कई तरह के इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस इस तरह के होते हैं जिनसे ब्लड प्रेशर हो सकता है। दिल की नसें, अगर दिल से निकलने वाली जो आर्टरीज हैं उनमें अगर ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से, जैसे एओर्टा में ब्लॉक हो जाता है, जिसको कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा बोलते हैं, उसकी वजह से ऊपर के हाथों में तो आपको ब्लड प्रेशर ज्यादा मिलेगा, लेकिन नीचे के पैरों में ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं मिलेगा। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें दिल से निकलने वाली जो शरीर की जो नसें हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसको एओर्टोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसके कारण भी ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर की बात है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है, एंड इट इज द बिगेस्ट किलर, ऑलमोस्ट एट पार विद द कैंसर्स, मे बी मोर देन द कैंसर्स। इसमें हार्ट की जो मांसपेशी को सप्लाई करने वाली, ऊर्जा पहुंचाने वाली, न्यूट्रिशन पहुंचाने वाली जो नसें हैं, जिनको हम आर्टरीज बोलते हैं, उनमें ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। इन ब्लॉक्स के कारण दिल को खून कम पहुंचता है, और उसकी वजह से सीने में दर्द या दौरा पड़ने के चांसेस होते हैं। इनके बढ़ने के कारण बहुत सारे होते हैं, जैसे धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी, जर्दे का इस्तेमाल, कोलेस्ट्रॉल का मात्रा का ज्यादा हो जाना। कई बार कुछ डिजीज इस तरह की होती हैं, जैसे सिफिलिटिक एओर्टोआर्थराइटिस है, उसकी वजह से ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, या ज्यादा एज की वजह से कैल्शियम चला जाता है उसके अंदर,
या दिल में से निकल के कोई क्लॉट उसमें चला जाए तो उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं, उसकी वजह से दौरे पड़ जाते हैं। वाल्व की डिजीज का जहां तक सवाल है, वाल्व्स के खराब होने के चांसेस इसलिए होते हैं क्योंकि हिंदुस्तान में स्पेशली जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, जिनका आर्थिक स्तर बहुत अच्छा नहीं है, एक ही कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, या फिर मिलिट्री बैरक्स में जिसमें बहुत सारे यंग लड़के जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं 17-18 साल के, वो बहुत ही कंजेस्टेड माहौल में रहते हैं साथ साथ, तो उसके कारण से रूमेटिक डिजीजेस हो सकती हैं जो कि गले में खराबी या गले में इंफेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल इंफेक्शन से शुरू होती है, परंतु अल्टीमेटली वो जोड़ों पे असर करती है, पर उसके बाद बहुत सारे लोगों पे हार्ट पे भी असर करती है, जिससे वाल्व्स खराब हो जाते हैं। कंजेनिटल हार्ट डिजीज का कोई निश्चित कारण पता नहीं है, पर हमारे को मालूम है कि माँ को प्रेगनेंसी के दौरान यदि कुछ बीमारियां हो तो उससे, उसकी वजह से हो सकता है। कई बार फैमिली इनब्रीडिंग जो होती है, जैसे परिवारों में शादियां आपस में हो जाती हैं, उसके कारण भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण ऐसा हो सकता है, जिसमें दिल में छेद होना, बच्चे का बार बार नीला हो जाना या बेहोशी आ जाना, दौरे पड़ना, ये सब उसके कारण। जी डॉक्टर, शुक्रिया, आपने हमें बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। लेकिन फिलहाल हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलेंगे ब्रेक के बाद।